आंसर मैच कर लीजिए। 31। हो गया। 31। 32। 33। 34। ये शायद 57 के साथ आंसर आएगा, एक बार देख लेना इसको दोबारा रिपीट कर। 35। 36। 37। 38। 39। 40। 41 करते हैं अभी। 42। ये तो क्लास वाला है। क्या कंसेप्ट था इसमें? ये वाला सॉल्ट क्या होता है? न्यूट्रल, तो इसको न्यूट्रलाइज नहीं करेगा। बाकी ये तो अब बन जाना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स 43। इसमें कोई दिक्कत वैसे भी नहीं होगा, अगर नहीं बनाया तो प्लीज कर लेना। 41 देख लो। ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट। मास कितना होगा इसका? 1।
16 और 16 32, 32 और एक 33 और 16, सॉरी सॉरी 16 12, 45, 45 इंटू टू 90 प्लस 18 टू जा 36, कितना होगा 126। मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स विल बी हाउ मच? 6.3 डिवाइडेड बाय, वॉल्यूम कितना बनाया गया है 250 ml। तो 250 ml की जगह इसको ये बना लेते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या चीज में होना चाहिए, लीटर्स में, 1/4 लीटर्स। तो ये मोल्स हो गया। और ये लीटर हो गया। तो मोलारिटी क्या होगा, मोल्स अपॉन लीटर, 4/20, 1/5। मोलारिटी विल बी 1/5। नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, ऑक्सिलिक एसिड है 2H, है ना, दो दिख रहा है ना। तो एसिड का एन फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ H प्लस आयन। फॉर्मूला लगा दो, N1V1 इक्वल्स टू N2V2। ग्राम इक्विवेलेंट में हम लिख सकते हैं ना N1V1, वही लिखा है। फिर में ही मान लेते। 2/50 लीटर, मिलीलीटर में क्या होगा, 40 मिलीलीटर। यह है आपका आंसर। 31 से 35, 31 से 45 कुछ पूछना है आपको? होमवर्क लिख लीजिए। दोनों ही एक साथ आपको फ्राइडे को कर देंगे। सॉरी। नेक्स्ट टॉपिक इज परसेंटेज प्यूरिटी। लिखिए।
कभी कभी जब हम सैंपल लेते हैं तो सैंपल में अनवांटेड पार्टिकल्स भी होते हैं। जैसे मान लो हमने कॉपर सल्फेट का सैंपल लिया, तो उसमें कभी कभी क्या आ जाता है, मॉइस्चर आ जाता है। तो कॉपर सल्फेट का जो सैंपल होगा वो क्या होगा, इम्प्योर होगा। परसेंटेज प्योरिटी निकालने के लिए पहले तो ये सीखना होगा कि जो सैंपल आपने लिया है उस सैंपल में प्योर होगा और इम्प्योरिटी होगी। दोनों मिलाकर आपको क्या मिलेगा, टोटल मास। ये जो मास होता है, ये आपका मास होता है गिवन। इसको नोट करिए। क्वेश्चन में ये वाला मास गिवन होता है। ठीक है। तो कोई आइटम अगर दो चीजों से बना हुआ है और मुझे बस एक का वैल्यू चाहिए परसेंटेज में, तो क्या होगा, उस एक का वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100। क्वेश्चन में ये वाला पोर्शन तो गिवन होता है, ये कैलकुलेट करना होता है। अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। आपने रिएक्शन के लिए दोनों लिया, दोनों मतलब ए भी है और इम्प्योरिटी भी है। पर रिएक्शन होगा किसके साथ, ए के साथ। इम्प्योरिटी तो पड़ा हुआ है ना आपके सैंपल में, वो तो रिएक्ट करेगा नहीं। ठीक है। तो जब आप इक्वेशन से ए का मास निकालेंगे तो वो कौन सा मास होगा, ये वाला। ठीक है। अभी जैसे मोल कंसेप्ट लगाएंगे और उसमें मास निकालेंगे जब हम ए का, तो वो मास कौन सा होगा, ये वाला। और टोटल मास आपको क्या होगा, गिवन। तो जो आपने कैलकुलेट करके निकाला डिवाइडेड बाय गिवन इनटू। ठीक है। क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, थोड़ा अलग है। पुराना जो चीज लर्न किया है उसको भी यूज करेंगे हम। क्वेश्चन लिखिए। इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, होता है 5-6 लाइन का, बस सॉल्व होता है 3-4 लाइन में। ये बताओ ये क्या गिवन होगा, Na2CO3। प्योर वाला या इम्प्योर वाला। तो इम्प्योर वाला मतलब अपने फॉर्मूले का ये क्या गिवन है, टोटल मास।
आप ना ऐसे करना, इसके बाद जो क्वेश्चन होता है ना लिखा हुआ, उसमें डायरेक्ट लिख देता है कैलकुलेट द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ Na2CO3। मैं आपको स्टेप्स लिख के दे रहा हूँ कि पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, फिर क्या कैलकुलेट करना है, फिर क्या कैलकुलेट। में जो आपने पुराना लर्न कर रखा है वो भी यूज होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज का। हुआ। अगर नहीं हुआ तो पहला लाइन हटाइए, मेरे को Na2CO3 का मोलारिटी कैलकुलेट करके दीजिए, बाद में पढ़ेंगे पहला लाइन। यहां से क्वेश्चन को पढ़िए। 50 ml ऑफ Na2CO3 का सॉल्यूशन है, उस पर आपने HCl डाला है, HCl डालने के बाद NaOH यूज किया है। सोचिए आपने ये कहाँ पढ़ा और आंसर करिए। लास्ट क्लास यही खत्म हुआ था। लास्ट क्लास यही खत्म हुआ था।
ये रहा। ठीक है, यूज करिए, इसको यूज कर। बहुत आसान है यार। एसिड खोजिए, बेस खोजिए, और आंसर निकालिए। आ जाए तो फिर ऊपर वाला लाइन सॉल्व करना है। सॉल्व हो गया ये। चलो, देखो फिर। N1V1, डायरेक्ट लिख दे रहे यार, इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। HCl का एन फैक्टर विल बी 1 N2V2 50 ml लिया गया है, प्लस N3V3 NaOH कितना है, 0.16। ये आया आपका इक्वेशन। N2 बताइए कितना आएगा। अटपटा सा आएगा कुछ। हम्म, आया ये। ये आपने क्या निकाला इसका, N2। N2 को क्या लिख सकते हैं हम, मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन इनटू एन फैक्टर।
ये आया? ये आया, ये बताओ। नॉर्मेलिटी सही सही आया सभी का? मोलारिटी सब सही सही आया सभी का? अब बात आती है पहला स्टेप। तो पहला स्टेप अगर आप ध्यान से देखो, तो पहला स्टेप में बेसिकली आप क्या कर रहे हो, 250 ml का आप सॉल्यूशन बना रहे हो, ठीक है? और उस 250 में से कितना बाहर निकाल रहे हो? 50। तो ये कौन सा केस है? डिल्यूशन का केस है या सैंपलिंग का केस है? सैंपलिंग का केस। तो सैंपलिंग के केस में क्या बराबर होता है? सैंपलिंग के केस में क्या बराबर होता है? डिल्यूशन के केस में मोल्स बराबर होते हैं, सैंपलिंग के केस में क्या बराबर होता है? मोलैरिटी। मोलैरिटी ऑफ 250 ml of solution will be equals to molarity of 50 ml of solution। ब्रैकेट में लिखना, ये क्यों लिखा हमने? क्योंकि हमने एक कंसेप्ट पर रखा है सैम्पलिंग। तो हो गया ना बेटा? मोलारिटी आपको पता है, कितना है मोलारिटी? 3.4/100। वॉल्यूम आपको पता है कितना है? 250 ml। तो मुझे ये बताओ, क्या नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकाल सकते हम Na2CO3 का? मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और वॉल्यूम इन लीटर्स, मोल्स निकाल कर बताओ। मोल्स आ जाए तो मास भी निकाल लेना। मोल्स आया ये आपका, 3.4 डिवाइडेड बाय 400। मास निकालिए Na2CO3 का। प्रॉपर कैलकुलेशन करके बताइए कितना आएगा। परसेंटेज प्यूरिटी में ये दिक्कत आती है, लास्ट वाला जो कैलकुलेशन होता है बड़ा खतरनाक होता है।
आए, अब परसेंटेज प्योरिटी निकाल दो, फॉर्मूला लगाओ। ये तुमने कैलकुलेट किया, गिवन कितना है देखो। पहला ही लाइन में लिखा हुआ है 1 ग्राम, परसेंटेज निकाल। ये भी बहुत सवाल आता है। तो आपके सैंपल में 90.1% क्या था, Na2CO3। बाकी बचा हुआ 9.9% क्या था, इम्प्यूरिटी। तो कल को आपसे हालांकि ऐसा करता नहीं है, बट फिर भी करने का तो कर ही सकता है। इम्प्यूरिटी का परसेंटेज पूछ दे तो निकाल देंगे हम। इम्प्यूरिटी का मास पूछ दे, वो निकाल देंगे। मास क्या आएगा बेटा इम्प्यूरिटी का? टोटल सैंपल का मास कितना है, 1 ग्राम। उसमें से प्योर चीज कितना है अपने पास, 0.9 ग्राम। तो 0.1 ग्राम क्या होगा, इम्प्योरिटी। ताकि यहां तक जाता नहीं है, बट फिर भी ये तो मैथ्स ही है ना बेटा। दो चीज को जोड़कर पूरा बन रहा है, एक हिस्सा आपको पता है तो दूसरा हिस्सा आप घटा के निकाल लो। चलो एक खुद से बनाओ, ढंग से, टेक योर टाइम। ये बनना चाहिए है ना।
गिवन कितना है बच्चा? गिवन मिक्सचर का मास गिवन कितना है? 20 ग्राम। और आप जो स्टोइचियोमेट्रिक रिलेशन से कैलकुलेट करोगे वो क्या होगा? Na2CO3 का मास होगा। सवाल कुछ है नहीं। अगर आप पहला लाइन खाली हटा दो परसेंटेज, आपसे इस सवाल में पूछ दिया जाए कि बताओ भाई Na2CO3 कितना बनेगा, आप फट से निकाल दोगे आंसर। खाली रिएक्शन देखो और मुझे बताओ कि अगर CO2 का मास गिवन है तो क्या हम Na2CO3 निकाल सकते हैं? तो निकाल लो और फिर एक एक्स्ट्रा स्टेप करना है परसेंटेज प्योरिटी की। हमेशा ऐसे ही सोचते हैं। हाँ, हमें इसका मास गिवन है, ठीक है, बस ये क्या हम इसका मास निकाल लेते हैं आराम से? ये बैलेंस करते हैं और फिर से मास निकाल लेते हैं, वो बैलेंस करके तो ये भी जाता है। आगे एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है, फॉर्मूला लगाना है।
इनसे नहीं आ रहा है, मुझे इसका मोल्स कैलकुलेट करके दो। पहले रिएक्शन बैलेंस करो और उसके बाद। आगे बच्चा, मोल्स ऑफ Na2CO3 1/20। आया 1/20? नहीं आया तो देखो भाई क्या गलत किए हो। अब मोल्स नहीं दे रखा है, एक्स मान लेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट इज इक्वल टू एक्स अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। मिनिमम रेशियो से उधर वाला मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मोल्स कितना दे रखा है? 2.2 ग्राम of CO2, which means 2.2 divided by 44 will give you number of moles of CO2, which is equals to 1/20। अरे ऐसा कुछ है जो मैंने नया कर दिया हो? ऐसा कुछ है जो मैंने नया किया हो? एनीथिंग न्यू? कोई सा भी लाइन आपको नहीं समझ में आओ, प्लीज पूछ लीजिए। या आपने कोई मेथड से किया हो, आपको लग रहा हो कि आपने गलत किया हो सकता है सही हो भी, कोई भारी बात नहीं है। अब एक चीज देखो, मैंने लिमिटिंग रिएजेंट Na2CO3 को मान लिया। कैसे मान लिया? बिकॉज HCl के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, दैट्स व्हाई। इसके आगे कर लेंगे। आया आंसर? तो बेटा नीट और जेई के लिए ना, फाइट सिर्फ क्लियर करना नहीं होता है, अच्छे रैंक से क्लियर करना होता है। अच्छे रैंक का मतलब गुड कॉलेजेस।
एम्स वगैरह हो गया वैसा, नीट के लिए। उधर जेई के लिए एनआईटी और आईआईटीज। तो अच्छे रैंक से क्लियर करना है, नहीं तो लूप में फंसोगे। लूप में क्या, मान लो हो गया और फिर रैंक थोड़ा सा डाउन हो गया, फिर अगले साल फिर तैयारी कर रहे हैं। यार एक ही बार तैयारी करके निकाल। अच्छे कॉलेजेस में जाओगे तब अच्छा प्लेसमेंट होगा, अच्छे जगह पर रहोगे। थोड़ी ना कुछ भी मतलब ले लिया और कुछ भी बन गए, फिर तो जैसे नॉर्मल रहते हैं वैसे। आपने सुना होगा मतलब बहुत बार, डॉक्टर का क्लिनिक नहीं चल रहा है। बढ़िया से पढ़ाई करके बढ़िया से कॉलेज में जाएगा तब तो क्लिनिक चलेगा। कोई इंजीनियर है, 15-20 हजार रुपया महीना कमा रहा है, क्यों? बढ़िया कॉलेज से नहीं हुआ, इसका मतलब बढ़िया प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो अपना एम अच्छा कॉलेज में जाने का है, उसके लिए अच्छा रैंक लाने का है, उसके लिए हमें और मेहनत करनी है, और वो हो जाएगा। उसके लिए चिंता ही नहीं करना है। जितना करा दे रहे हैं कर जाओ, जितना बोल दे रहे हैं वो कर जाओ। ठीक है, हो सकता है 50% सवाल नहीं बने, 75% नहीं बने, लेकिन कोशिश तो करो। कोशिश करते करते हो जाता है वो। कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर तो कहीं भी चले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहीं पर। मैं कुछ पूछना आपको? एक इसका भी कर ले। ये भी भेज दूंगा कर लेना। इसका रिएक्शन नहीं मिलेगा आपको, 10 में पढ़ा है आपने। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पढ़ा था आपने ये, याद हो तो। ज्यादा सोच लोगे तो नहीं होगा, है ना। और जो तरीका सिखाया है वैसे करोगे तो तुरंत हो जाएगा। मेरे पास ये रिएक्शन है, मैं क्या करूंगा? ठीक है, इस रिएक्शन से पहले ये निकाल लूंगा। करिए, आपको जैसे ठीक लगे, ठीक, जो सोच के करना है। अगला वाला चैप्टर रटने वाला है, ठीक है। रटिए, खुश रहिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर। और अगला वाला जो चैप्टर है वो क्लास 12 में भी है, क्लास 12 के फिजिक्स में है चैप्टर वो। ठीक है, अगला वाला जो चैप्टर है बढ़िया से कर लीजिएगा, वो भी कर लेंगे हम और इधर वाला भी कर लेंगे, दोनों साथ में ही कर लेंगे।
हो गया। आंसर विल बी डी। ये 2023 का है। एक मोल CaCO3 से क्या बनेगा? एक मोल CO2। ऐसे रिएक्शन को रीड करते हैं। सो व्हाट डज दिस मीन? 100 ग्राम CaCO3 से क्या बनेगा? 44 ग्राम CO2। 1 मोल को 100 ग्राम लिख सकते हैं। अब अपने पास है कितना? पहले तो ये कर लो। 1 ग्राम से कितना बनेगा? चल, अपने पास क्या है? 20 ग्राम, और वो भी 20 ग्राम पूरा प्योर है। ये जो 20 ग्राम CaCO3 है, लाइमस्टोन जो आपको मिला है, क्या उसमें 20 ग्राम में पूरा 20 ग्राम CaCO3 है? नहीं। क्यों नहीं है? बिकॉज इट्स 20% प्योर। बाकी 80% क्या होगा? इम्प्योरिटी। तो आपके पास जो CO CO3 रिएक्ट करने के लिए वो कितना है? तो 4 ग्राम CaCO3 से कितना बनेगा? फिर से समझो। तुम्हारे पास ये सैंपल है। उस सैंपल में प्योर लाइमस्टोन भी है और इम्प्यूरिटी भी है। पूरे सैंपल का वजन कितना है? 20 ग्राम। और उसमें से प्योर लाइमस्टोन कितना है? 20%। तो रिएक्ट तो इतना ही करेगा ना बेटा। ये थोड़ी ना रिएक्ट कर जाएगा। खुद देखो। क्या 16 ग्राम इम्प्योरिटी हीट होकर वो आपको CaO और CO2 देगा? नहीं देगा। वो कौन देगा? बस और बस लाइमस्टोन। तो बना लो ये समझने के लिए।
इसमें कुछ पूछना है आपको? कोई लाइन जो आपको नहीं समझ में आया? पहला लाइन जो हम रिएक्शन से लिखते हैं, दूसरा लाइन उसको मास में कन्वर्ट कर दिया, तीसरा लाइन 100 ग्राम के लिए लिखा है, 1 ग्राम के लिए निकाल लिया, और उसके बाद पॉज हो गए। पॉज होने के बाद परसेंटेज प्योरिटी का कंसेप्ट, मुझे 20 ग्राम ऑफ मिक्सचर दे रखा है, उसमें से बस मुझे CaCO3 चाहिए, तो CaCO3 कितना अपने पास? 4। तो हमेशा वैसे नहीं होगा ना, जो कराया वैसा ही सवाल है, उससे थोड़ा अलग भी तो होगा ना, तो कंसेप्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कौन रिएक्ट किया, कौन नहीं किया। चलिए, लास्ट टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्लास 9 में भी था। तो आज की क्लास में हम स्टेप्स लिखेंगे, 5 स्टेप्स। और जो अगला क्लास होगा, आप वो रट के आएंगे सारा स्टेप्स कि किसके बाद कैसे क्या करते हैं, तब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो पहले एक क्वेश्चन लिख लो। A compound contains, ये जो 5 स्टेप, 6 स्टेप, 4 स्टेप हम लिखेंगे, ये अगली क्लास में आपको याद करके आना है, तब 3 4 सवाल हम इसके ऊपर करेंगे। तो जब भी परसेंटेज दे रखा होता है, पहला स्टेप होता है कि हम अज्यूम करते हैं कि 100 ग्राम कंपाउंड है अपने पास। तो अगर 100 ग्राम है, तो मुझे बताओ हाइड्रोजन कितना होगा अपने पास? 4.0% ऑफ 100 विल गिव यू व्हाट? एक करते रहे। जल्दी से बताओ कार्बन कितना होगा और क्लोरीन कितना होगा, डू इट।
डन। स्टेप टू। कैलकुलेट मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। करिए कैलकुलेट। 2 या 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक करिएगा, उससे ज्यादा नहीं। थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है ये। हो गया डिवीजन ना। इसी स्टेप में टिक मार्क लगा लेंगे, इसमें से सबसे छोटा मूल कौन सा है। 2 है। नेक्स्ट स्टेप। डिवाइड द मोल्स ऑब्टेन्ड बाय स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑब्टेन्ड।
डन। बस हो गया। ठीक है। एम्पेरिकल फॉर्मूला विल बी, देख लो ध्यान से। कार्बन कितना है? 1। हाइड्रोजन कितना है? 2। और क्लोरीन कितना है? 1 को शो नहीं करते। आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते थे, हो सकता है ना कोई बच्चा ऐसे लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। बट ध्यान ये रखना, जब भी कार्बन और उसका कंपाउंड होगा तो पहले किसको मेंशन करते हैं? कार्बन को, उसके बाद हाइड्रोजन को, उसके बाद क्लोरीन। ये गलत नहीं है। बट देखना कार्बन के कंपाउंड्स में, आपने चैप्टर 4 में, क्लास 10 में पहले क्या लिखा था? कार्बन। देख लो चारों स्टेप, ऐसा कोई लाइन हो जो आपको नहीं, कुछ नया किया हो या कुछ नहीं समझ में आया हो, ऐसे करते हैं, एक तरीका है। वेरी, 5वां स्टेप लिखो।
बताओ कैलकुलेट कर। गिवन कितना है? 98.96। एम्पेरिकल मास का मास निकाली। नाइनटी एट पॉइंट नाइन सिक्स लगभग कितना होगा? 99। तो लगभग कितना? हाँ। हो गया आंसर। क्या हम ये 5 स्टेप रिपीट कर सकते हैं? सबका परसेंटेज दे रखा है। कोशिश करिए। ये सबसे आसान टॉपिक होता है बेटा। 5 स्टेप लगाइए और आंसर बताइए।
यहां तक पहुंच पाए हम सभी कोई? अब ध्यान से सुनेंगे। कभी ऐसा हमारा फ्रैक्शन आ जाए तो इसको हम मिनिमम इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। तो 2.5 का नियरेस्ट इंटीजर कौन सा है? 2.5 इंटू 2 विल गिव यू व्हाट? 5। कभी फ्रैक्शन में आ गया तो ठीक है। मान लो इसके बाद भी ये ऐसा आ जाता, हो ही सकता है। ये मान लो ऐसा रहता, देख लो एक बार इसको। तो 2.5 को तो आप 2 में कन्वर्ट कर लेते, 5 बन जाता, अभी भी डेसिमल है। फिर एक बार मल्टीप्लाई, इसका नियरेस्ट इंटीजर क्या चीज पर आएगा? 29। कभी वैसा हो गया, वैसे होता नहीं है, बट फिर भी अगर फ्रैक्शन हो गया, डेसिमल हो गया, तो उसको क्या करना है? इंटीजर में कन्वर्ट करना।
एक होमवर्क के लिए लिख लो। ओ का परसेंटेज नहीं दिया। ओ का परसेंटेज कैसे निकालेंगे? बोलो। टोटल परसेंटेज कितना होगा? 100। 100 में से घटा दोगे तो वो मिल जाएगा। पहला तो ये। और उसके बाद आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो पूछा नहीं है। एम्पेरिकल फॉर्मूला बता। कर लेंगे हम। ये तो आसान वाला। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है। और एक और होमवर्क के लिए लिख लो। ये क्वेश्चन नहीं है। आपको ऐसा होमवर्क करना है। अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम साइनामाइड, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट। एज अ होमवर्क इन सब का फॉर्मूला रटना है। और रटने के बाद सब में आपको परसेंटेज नाइट्रोजन कैलकुलेट करना है। नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है? एग्जाम्पल कर दे रहे आपके लिए, से फॉर एग्जाम्पल CaCO3 में अगर मुझे परसेंटेज कैल्शियम कैलकुलेट करना पड़े, कैसे करेंगे? कैल्शियम का मास कितना बेटा? 40। पूरे CoCO3 का मास कितना? 100। कैल्शियम का परसेंटेज कितना होगा? ठीक है। कार्बन का परसेंटेज कितना होगा? और ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होगा? ठीक है। तो आपको ये करना है, ये मतलब पता नहीं कैसे आ गया। आ गया तो आ गया। तो अगर आपको यूरिया का फॉर्मूला नहीं पता होगा तो क्या परसेंटेज नाइट्रोजन निकाल पाओगे? कर लेना। आया हुआ जो क्वेश्चन रहता है ना, वो एक्सपेक्टेड होता है कि आप पढ़ के जा रहे हो। दैट्स वाई ये याद कर लेना चाह जा सकते हो। होमवर्क के लिए आपको ये एक्सरसाइज दे दिया गया है ना। फटाफट फिनिश करिए। ये मैं भेज दूंगा अभी।